हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा ये क्लास है पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 12 है स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड, उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस सिलेबस में जो 3 टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं, सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ द झारखंड पार्टी इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस पहला, और मर्जर ऑफ झारखंड पार्टी विथ कांग्रेस एंड आफ्टर इट्स इफ़ेक्ट्स जो एक टॉपिक है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ जयपाल सिंह ऑन ट्राइबल पॉलिटिक्स, एंड तीसरा, circumstances leading to separation of Jharkhand from Bihar, and fourth one, Jharkhand politics since 2000। तो ये जो 4 टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, ये चारों टॉपिक जो हैं आपस में लिंक्ड हैं और एक घटना के बाद एक घटना जो है वो उस पर वो डिपेंड करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले जो है आज जो अध्ययन करेंगे, जो टॉपिक है जो जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में, और आफ्टर उनके डेथ जो झारखंड पार्टी थी उसमें क्या चेंजेस आए और मुंडा जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, जयपाल सिंह मुंडा जी का झारखंड की राजनीति में, या ये कहें कि आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या काम किया। इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा जी झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उच्च स्तर जो उनको मिलना चाहिए, वास्तव में वो उतना नहीं मिला, लेकिन आदिवासियों के एक नेता के रूप में, आदिवासियों के अधिकारों के रूप में उनकी जो भूमिका थी उसको भुलाया नहीं जा सकता है, उसको हम कम नहीं आंक सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी बहुआयामी व्यक्ति थे, काफ़ी प्रतिभाशाली, और भगवान बिरसा की मुंडा की जन्मभूमि जो थी, उनके मृत्यु के बाद 3 साल बाद वहीं पे इनका जन्म होता है। झारखंड छोटानागपुर के खूंटी जो अभी एक ज़िला है उसके अंतर्गत उनका जन्म जो है वो होता है। और एक छोटे से जगह से निकलकर आप उस समय के बारे में सोचें जब इनका जन्म हुआ था। भारत की क्या पोजीशन थी, ब्रिटिश रूल था यहाँ, और किस तरह से ये लोग थे, जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, जो पिछड़े और शोषित लोग थे उस समय के, उनकी क्या स्थिति थी, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो। और वैसे कंडीशन से निकलकर और अपने देश के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि उनका नाम जो है आज जो है इतिहास में अमर है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह इतिहास के पन्नों तक ही सिमट गया। बहुत से लोगों ने बहुत कम काम किया लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला, लेकिन रियल में जिन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया, उनके हित अधिकारों के लिए काम किया, उनको उतना नेम एंड फेम नहीं मिला और वो इतिहास के पन्नों में ही सिमट के रह गए। उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम आज बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। आज के इस युग के जो युवा लोग हैं शायद जानते भी नहीं हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम
ये जाने कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन जो हमारा झारखंड राज्य है इसको अस्तित्व में लाने में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। वैसे तो ये इस भूमि पर जो है उनसे पहले भी बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में आंदोलन थे। मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारे हो चुके थे या हो रहे थे। लेकिन जो मेन जो आदिवासियों के लिए, जो हित के लिए जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने जो आदिवासियों की आवाज़ बने, आज वैसी ही विभूति जो रियल में सम्मान के काबिल हैं, आज वैसे ही महान जो विभूति हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, और वो हैं जयपाल सिंह मुंडा। सबसे पहले हम इनके लाइफ हिस्ट्री से शुरू करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है 3 जनवरी 1903, 3 जनवरी 1903 को रांची जिले के खूंटी अनुमंडल में उस समय हुआ था। अभी अलग एक ये खुदी डिस्ट्रिक्ट है, हुआ था। और भारतीय आदिवासियों और झारखंड, इनका जो वास्तविक जो नाम था वो ईश्वर दास जयपाल सिंह था, जो इनका वास्तविक नाम था। भारतीय आदिवासियों और झारखंड आंदोलन के एक सर्वोच्च नेता ये थे, और वे जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद, और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जीतने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारत को पहला जो है वो स्वर्ण पदक जो दिलाया, उस महान भूति के बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, या इनकी मृत्यु के बाद जो इन्होंने पार्टी गठित की थी उसका क्या पोजीशन हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा उस पर। ये झारखंड के ऐसे गरीब शोषित जगह से थे, पिछड़े जगह से थे। उस पिछड़े जगह से इन्होंने सेंट पॉल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और बाद में ऑक्सफोर्ड गए, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और चूँकि खेल बहु प्रतिभा के धनी थे, मैंने पहले भी कहा, बहुत आयामी थे, एक शिक्षक थे, एक पत्रकार थे, एक राजनीतिज्ञ थे, और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। और हॉकी को जो पहचान मिली, हॉकी जो खेल है आज हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, तो उसको उस समय में हॉकी में इन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया था। इनकी कप्तानी, इनकी लीडरशिप में ही जो है वो जो हमारा देश जो है वो जीता था। और इनको यहाँ पे आदिवासियों के बीच में बहुत ही एक सम्मान और एक इज़्ज़त और एक आदर से बोला जाता है, जिन्हें मारड गोमके या सर्वोच्च या अगवा नेता के रूप में इन्हें हम जानते हैं, इन्हें हम मानते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और चूँकि इन्होंने अपनी पढ़ाई की और देश के लिए खेल भी रहे थे, इनका सिलेक्शन आईएएस के लिए भी हुआ था, लेकिन ये जो है इनको खेल और उसमें से दोनों में से चुनना था, और इन्होंने खेल को चुना, और उस खेल में वो उस ऊंचाई तक गए और भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया। और फिर जब वो वापस आए यहाँ, और यहाँ आने के बाद जो भी ईसाई जो मिशनरीज थी, वो चाहते थे कि ये जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार करें यहाँ पे, लेकिन जयपाल सिंह ने आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन जो है
समर्पित करने का फैसला लिया। और उन्होंने अपना, वो चाहते तो एक बेटर लाइफ जी सकते थे, बेटर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जब 1938 में के जनवरी 38 के जनवरी या आखिरी लास्ट जो मंथ था उसमें उन्होंने पटना और रांची का दौरा किया। और इस दौरे में उन्होंने के दौरान जो उन्होंने आदिवासियों की जो खराब हालात देखी, स्थिति देखी, तो उन्हें देखकर वह राजनीति में आने का उन्होंने फैसला लिया। और 1938 जनवरी में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की, और जिसने बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। और इसके बाद जयपाल सिंह ने देश के आदिवासियों के अधिकारों की आवाज़ बन गए। और उनके जीवन में जो सबसे बेहतरीन समय तब आया जब उन्होंने संविधान सभा में जो अपना भाषण दिया, आदिवासियों के हित के लिए जो आवाज़ उठाई। चूँकि हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका था और संविधान सभा गठित हो चुकी थी, और उसमें अलग अलग कमेटियां बन चुकी थीं, और हर लोग अपने अपने समुदाय के लोगों को जो है अधिकार दिलाने के लिए, संविधान में उसको शामिल करने के लिए जो है उस पर चर्चा हो रही थी। तो उसमें जो इनका जो भाषण था या जो इनकी बात जो थी, वो आज भी इतनी इफ़ेक्टिव है कि शायद अगर वो बात ना होती तो आज जो आदिवासियों की स्थिति है उसमें वो और भी पीछे हो गई होती। जो इसी समाज, इसी भारत का हिस्सा थे और भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने जिन आदिवासियों ने इतना कंट्रीब्यूट किया था, संघर्ष किया था, तो वो जो है वो पीछे रह जाते। तो जयपाल सिंह जो मुंडा थे वो काफ़ी लोकप्रिय थे यहाँ पे झारखंड में, झारखंड के लोगों के बीच, और लोग उन्हें ग्रेट लीडर या मरांग गोमके के नाम से यहाँ उन्हें पुकारते थे। और मुंडा जी ने, जयपाल सिंह मुंडा जी ने 1938 से 39 में अखिल भारतीय आदिवासी संघ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, महासभा का गठन किया करके आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध राजनीतिक और सामाजिक जो लड़ाई थी, लड़ने का जो है, उनको अधिकार दिलाने का, उनके हकों के लिए वो उन्होंने इस सभा का गठन किया और उसमें उन्होंने काम किया। और जो मध्य पूर्वी भारत में आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने, क्योंकि उस समय जो था वो झारखंड नहीं था, वो कंबाइन था, आपका बिहार से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने अलग आदिवासी राज्य की जो है वो मांग सर्वप्रथम जो है पहले जो है उन्होंने उठाई थी। और उन्होंने प्रस्तावित राज्य में जो वर्तमान झारखंड, ओडिशा का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ और जो बंगाल के कुछ हिस्से शामिल थे, उनकी मांग पूरी को मिलाकर एक राज्य बनाने की मांग पूरी की। क्योंकि ये सभी जो थे आदिवासी बहुल क्षेत्र थे और इन क्षेत्रों में आदिवासियों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर तो दलितों के लिए लड़ ही रहे थे और वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके थे उनके अधिकारों को लेने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एक ये समुदाय था, आदिवासी वर्ग था, जो मूल निवासी थे यहाँ के, वो जो थे वो काफ़ी पिछड़े थे। उनके साथ अत्याचार, शोषण और तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स थे वो जूझ रहे थे, और किसी की दृष्टि उन पर नहीं थी कि ऐसे इनको भी जो है वो हक, अधिकार, वो सम्मान, वो समानता, वो स्वतंत्रता मिले। तो ऐसे समय में जयपाल सिंह ने इस चीज़ को समझा और समझकर राजनीति में आने का प्रयास किया, और वो आए और उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता स्वीकार की, उसका गठन किया, जो आदिवासियों के हितों के लिए जो है वो काम करते थे। और उन्होंने मांग तो की, लेकिन वो मांग जो है उसमें पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो भाषाई आधार पर उसकी मांग की गई थी
और यह तर्क दिया गया कि नहीं, भाषाई आधार पर जो है यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो कोई ख़ास भाषा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रपोज़ल को, इस मांग को। और इसी का ये नतीजा रहा है आज कि इन इलाकों में शोषण के खिलाफ नक्सलवाद जैसी समस्या जो है, आज इन समस्याओं से जो ये एरियाज़ है आज भी जूझ रहा है, और जो आज भी देश के लिए परेशानी बना हुआ है। हालांकि करीब करीब 60 साल के बाद 2000 में झारखंड राज्य का तो निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण के साथ उनकी जो आंशिक मांग के रूप में पूरी हुई, ठीक है। लेकिन तब तक आदिवासियों की जो संख्या थी वो काफ़ी घटकर कम हो गई थी। जो 26% अभी जो आदिवासियों की संख्या बची है, लेकिन जो 1951 का जो समय था, उस समय ये आदिवासियों की संख्या लगभग 51% जो थी फीसदी थी, जो अब उपेक्षा के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, बीमारी के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है ये जो इनका पॉपुलेशन था वो घटता ही चला गया। तो आज़ाद हुआ, झारखंड अलग हुआ, लेकिन काफ़ी लेट हुई। अब है कि जो जयपाल सिंह मुंडा जी ने आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उनका स्थान था, उन्होंने काम किया था, और एक तरह से कहें तो पैरोकार बनकर या पैगंबर बनकर एक तरह से वो उभरे। और जो संविधान सभा थी, जैसे कि मैंने कहा कि संविधान सभा के लिए जब वे बिहार प्रांत से निर्वाचित हुए संविधान सभा के लिए, तो उन्होंने आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही कड़े प्रयास किए कि किसी तरह से इनको संवैधानिक दर्जा मिले, ताकि इनका भी विकास हो सके, इनके साथ जो अत्याचार शोषण हो रहा है वो बंद हो सके। तो अगस्त 1947 में जब अल्पसंख्यकों और वंचितों के अधिकार पर जो पहली रिपोर्ट आई, प्रकाशित हुई, उसमें केवल दलितों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। जो पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें सिर्फ दलितों के लिए प्रयास किए गए थे, और ये प्रयास जो है उस प्रयास में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वो उनको उस तरह के अधिकार और दिलाने में सफल हो पा रहे थे। और दलितों के अधिकारों को अंबेडकर जो थे वो बहुत ही एक उसमें के ताकतवर नेता थे, दलितों के नेता थे, और ऐसा लग रहा था कि दलितों के लिए बहुत अच्छा कुछ काम होगा, और हुआ भी, इनफैक्ट हुआ भी बाद में। ऐसे में जयपाल सिंह मुंडा जो थे, उन्होंने देखा कि अरे ये आदिवासी भी तो मूल हैं, ये आदिवासियों के साथ भी तो शोषण है, अत्याचार है, समानता इनको भी तो मिलनी चाहिए, इनको भी तो अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने की। क्योंकि इस स्वतंत्रता की लड़ाई तो किसी एक ने नहीं लड़ी है, हर किसी ने लड़ी है। हर समय में, अपने अपने समय में हर लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था। तो इसमें उन्होंने जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संविधान सभा के लिए वो बिहार क्षेत्र से निर्वाचित हुए, कि वहाँ उनके लिए उनको निर्वाचित किया गया। और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत उन्होंने सबकी बातें सुनी, और जब इनका जब मौका आया तो उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में एक बात कही जो आज भी जो है हम उसको भूल नहीं सकते। और शायद वही वो बात थी जिसकी वजह से आदिवासियों को भी जो संवैधानिक दर्जा, संविधान में जो स्थान मिला, उनको जो अधिकार दिए गए, वो हो पाया संभव। और शायद अगर वह चुप होते, अगर नहीं कुछ बोल पाते, तो शायद जो उनका जाना था संविधान सभा के लिए निर्वाचित होना, वो सफल नहीं हो पाता। और चूँकि उन्होंने राजनीति में आने का आदिवासियों की स्थिति को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए वो राजनीति में प्रवेश किए, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात कही, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ भी उसको कंट्रीब्यूट करूँ।
कि आप भी उसको जानें, और चूँकि आपके सिलेबस में है आपको जानना चाहिए। आपका ये क्षेत्र है, यहाँ के हर लोग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बोली। उन्होंने कहा, आज़ादी की लड़ाई में हम चाहे हम सबको एक साथ चलना चाहिए। ये जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें हम सबको एक साथ चलना चाहिए। पिछले 6000 सालों से अगर इस देश में किसी का शोषण हुआ है तो वो हैं आदिवासी। उन्हें मैदानों से खदेड़ा गया है, उन्हें मैदानों से खदेड़ कर जंगलों में ढकेल दिया गया है और इस तरह से प्रताड़ित किया गया उन आदिवासियों को। लेकिन अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है तो हमें भी अवसर की समानता मिलनी चाहिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट की वजह से जो कुछ भी जो स्थिति संविधान में उनको जो दर्जा मिला आदिवासियों को, चाहे उनके अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाए गए हों, या उन्हें आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की बात की गई हो, या जो और भी उनके अधिकारों के लिए जो बात की गई थी, वो सारा है जो हुआ यहीं से शुरू हुआ था। तो इसलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भूलने योग्य नहीं है। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने के सशक्त हस्तक्षेप के बाद जो है वो संविधान सभा को आदिवासियों के बारे में सोचने के लिए जो मजबूर होना पड़ा, उनका ध्यान भी उनकी तरफ गया, और इसका नतीजा यह निकला कि लगभग 400 आदिवासी समूह जो थे उस समय, 400 आदिवासी समूह जो थे उस समय, उनको अनुसूचित जनजाति का, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति का जो है वो दर्जा संविधान के द्वारा दिया गया। इन सब की आबादी जो थी उस समय कम से कम 7% थी टोटल पॉपुलेशन की आकी जा रही थी, और इस लिहाजे से उनके लिए नौकरियों और लोकसभा और विधानसभा के में जो उनके लिए जो सीटें थी 7.5% आरक्षण सुनिश्चित किया गया था उस समय, और ये सब सिर्फ हो पाया जयपाल सिंह मुंडा जी की वजह से। इसके बाद आदिवासियों की हित की रक्षा के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने 1952 में झारखंड पार्टी का गठन किया, और 1952 में झारखंड पार्टी ने, जिसका उन्होंने गठन किया था, उस पार्टी को काफ़ी सफलता हासिल हुई, और उसके 3 सांसद जो है वो लोकसभा के लिए और 23 विधायक जो है वो राज्य विधानमंडल के लिए जो है वो जीत कर आए। और स्वयं जयपाल सिंह मुंडा ने लगातार 4 बार लोकसभा का जो चुनाव था वो जीतकर संसद में पहुंचे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जो था इनकी कितनी पकड़ थी राजनीति में, और एक नई पार्टी को इन्होंने खड़ा की, और उस पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। उस समय जब पूरा बोलबाला कांग्रेस का था, कांग्रेस पार्टी की थी, एक मजबूत और सशक्त पार्टी थी, ना जाने माने नामी हस्तियां उसमें हुआ करते थे, जो एक आवाज़ पर पूरे पब्लिक को अपनी तरफ करने की क्षमता रखते थे। और वैसे समय में इन शोषित पिछड़े वर्ग में एक ये नेता उभर कर आते हैं, और इन आदिवासियों के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उनके लिए जो वो काम करते हैं, वो काम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और बाद में झारखंड के नाम पर बनी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब जो हैं उन्हीं के विचारों से प्रेरित होती हैं, और अलग अलग जो विचारधारा या अलग अलग समुदाय के अनुसार छोटे छोटे जो बहुत सारी पार्टियां झारखंड में थी, वो सभी एक जगह आकर वो मिल जाती हैं, और मिलकर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो ये उन सभी को के बीच में देते हैं। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा के कारण जो
जो जनजातियों को संविधान में जो कुछ विशिष्ट अधिकार मिल सका। हालांकि व्यवहार में उनका शोषण अभी भी जारी है। अधिकार तो मिले हैं, लेकिन अभी भी आप इन क्षेत्रों में जाके देखें तो इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी ये पिछड़े हैं। चाहे वो शिक्षा के वजह से हो या आर्थिक स्थिति का उनकी देखिए, तो काफ़ी दयनीय और शोचनीय है कि इतने अधिकारों के बाद, इतनी सुरक्षा उनको देने के बाद भी क्या वजह है कि ये आज तक पिछड़े हुए हैं। इतने साल आज़ादी का हो गया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए इतने दिन हो गया, फिर भी इन क्षेत्रों में जो है वो अभी भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी ये शोषण और अत्याचार के जो है वो शिकार हैं, जारी है। खासकर जो राजनीतिक पार्टियां, इसका कारण ये हो सकता है कि जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी का सामूहिक रूप से जो है इसमें नक्सलवाद के नाम पर जो एक अभियान चला हुआ है, खात्मे का अभियान, और किसी को भी नक्सली बताकर उसे गोली मार देने की जो परंपरा स्थापित हो चुकी है, यह बहुत दुखद स्थिति है। और इसको ख़त्म करने के लिए जो है एक बार फिर से जो है वो जयपाल सिंह मुंडा की विचारधारा का अनुसरण करके एक बार फिर से जयपाल सिंह की तरह हमें संगठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम इस एरियाज़ के प्रॉब्लम को सोच के, समझ के और उनके लिए काम नहीं करना शुरू करेंगे और काम नहीं किया जाएगा, तब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं होगी। तो ये जो नक्सलवाद और इसके नाम पर जो है वो हम जो काम हो रहे हैं, तो वो भी एक वजह है इनके खात्मे की, इनके पिछड़ेपन की। क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी जो हैं वो जो है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और बहुत लोग जो हैं वो नक्सल नहीं है फिर भी इसके शिकार हो जाते हैं। और इस तरह से जो उनका जो इस एरियाज़ में इनका जो है डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक समस्या है। तो और इस तरह से जो है जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई करते करते 20 मार्च 1970 दिल्ली में इनकी जो है वो जयपाल सिंह मुंडा जी का निधन हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें एक तरह से हम यूँ कहें कि विस्मृत भुला दिए जाते हैं। सिर्फ हम उनकी जन्मतिथि पर या उनकी मृत्यु के पुण्यतिथि पर माला पहनाकर ही बस याद करते हैं। उनके विचारों को, उनके संघर्षों को, उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए, चाहे वो ओलंपिक्स में खेल के क्षेत्र में हो, या उन्होंने जो उस समय की जो समाज में, जो आदिवासी समाज में जो प्रॉब्लम थी, जो उसकी स्थिति थी, उसके लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो सब चीज़ों को जो है वो हम जो कहीं ना कहीं जो है वो चाहे वो सरकारें हों या हम खुद हों, उसको कहीं ना कहीं हम भुला दिए हुए हैं। और जो इज्जत और सम्मान जो उनको मिलना चाहिए आज भी उनके काम के लिए, तो वो आज नहीं मिल पाया है। और जो एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि जो हम लोगों को देखना था कि आखिर उनके डेथ के बाद क्या चेंजेस हुए। उन्होंने जिस पार्टी की गठन की थी वो उस समय के दशक में जो थी काफ़ी अपने चरम पे थी, और जो सबसे लीडिंग पार्टी थी कांग्रेस, उसको लीड कर रही थी, उसको मतलब हरा रही थी। और वो सब एक जयपाल सिंह मुंडा जी के सफल नेतृत्व और अच्छे राजनीतिज्ञ जो थे उसका एक परिचायक है। वो देती है कि किस तरह से उन्होंने पार्टियों को संगठित किया और एक साथ लेकर जो रियल में नेता थे उनका चुनाव करके हर पार्टी में उन्हें खड़ा किया, उन्हें वो जिताएं, और इस तरह से अपने इस पार्टी को जो है वो काफ़ी वो मजबूती वो प्रदान करते हैं। लेकिन आफ्टर उनके डेथ के बाद जो है वो क्या चेंजेज होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि दुख की बात है कि आज भी जो दलित और पिछड़े लोगों के अधिकार की जो लड़ाई लड़ने वाले जो नेता हैं या को जो है इतिहास के पन्नों में ही सिर्फ हम देखते हैं या पढ़ते हैं, या एक नया अब इनके लिए एक नए इतिहास को लिखने की सभी बुद्धिजीवियों की ज़रूरत है कि जो वास्तव में आज़ादी के लिए
जो सही काम किए और आज़ादी के बाद जो इस देश की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए जो जिन्होंने रियल में कंट्रीब्यूशन किया उसको हम याद रखें, उसको पढ़ें, उसको जानें, उनको लोग जानें, सभी लोग जानें। और तभी एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। उनकी कार्यों से मोटिवेट होकर हम अपना जो है कंट्रीब्यूशन अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए दे सकते हैं। आदिवासियों के सबसे बड़े जो हितैषी जो थे जयपाल सिंह मुंडा जी को नई पीढ़ी के लोग जो हैं आज, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं। और छोटे छोटे हितों के लड़ने वाले राजनेता हों या धन के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हों, आज सभी को देखिए भारत रत्न जो है वो उसे सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन रियल में इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन इतने बहुयामी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे, फिर भी इनके लिए यह कभी मांग भी नहीं उठती है कि इन्हें ये चीज़ सम्मान जो है वो रियल में देना चाहिए, जबकि ये उस सम्मान के रियल हकदार हैं। अब है कि कांग्रेस की लोकप्रियता को चुनौती दी। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने जब झारखंड पार्टी का गठन किया उस समय जो लीडिंग पार्टी कांग्रेस थी और हर स्टेट में कांग्रेस का बोलबाला था, और उस जो पार्टी जो थी उसकी लोकप्रियता को उन्होंने एक चुनौती दिया। और 1952 और 57 के जो विधानसभा चुनाव हुए उस चुनाव में इन्होंने 34 सीटें जीतकर कांग्रेस का जो है बिल्कुल तरह से सफाया कर दिया था बिहार में। इसकी स्थिति जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये जो है लीडिंग पार्टी के रूप में उभरी थी। 52 से 57 का जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें। और इनकी जो सबसे बड़ी जो भूल जो कही जाती है या मानी जाती है, या उस समय की परिस्थितियाँ थी कि इन्होंने ऐसा किया, तो उसमें था कि इन्होंने जब कांग्रेस के साथ जो पार्टी का मर्जर हुआ, जब कांग्रेस पार्टी के साथ इस पार्टी का जब मर्जर हुआ, एक साथ जब ये मिल गए दोनों पार्टी और विलय हुआ, तो जिसका नतीजा इतनी अच्छी पार्टी को रहने के बावजूद भी जो है वो झेलना पड़ा। और फिर जो इनके जो 12 विधायक थे जिनको कांग्रेस ने तोड़ लिया और तोड़कर वे झारखंड पार्टी के जो 12 विधायक थे और वो सभी लगभग गैर जो हैं वो आदिवासी थे, उनको झारखंड पार्टी ने तोड़कर अपने आप में मिला लिया और बाद में फिर जो है इस पार्टी का उसमें मर्जर हो जाता है। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह की जो पार्टी थी उस पार्टी में 34 सीटें मिली थी, जो किसी भी झारखंड पार्टी के लिए आज भी वर्तमान में भी मतलब लाना जो था वो उस समय मुश्किल था, कल्पना ही अतीत होता है। मतलब बहुत ही मुश्किल था उस दौर में, उस सिचुएशंस में उतनी पार्टी को मतलब अपनी पार्टी को जिताना और उतने विधायकों का जीतना, क्योंकि उस समय कांग्रेस एक बहुत ही मजबूत और पॉपुलर पार्टी थी। और चूँकि उसने शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और संविधान बना था और हर जगह जो था उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू जी की, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, तो वैसे पार्टी को भी उन्होंने चुनौती दी थी इन क्षेत्रों में। और उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि 1962 के चुनाव जब हुए तो उसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे घटकर 22 रह गई, और सांसदों की संख्या जो थी, जो 5 थी, वो घटकर 4 रह गई। और इस तरह से जो मर्जर हुआ जो रह गई कांग्रेस के नीतियों के कारण कहिए, या कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति कर कर उस समय जो है विधायकों को अपनी तरफ मिला लिया, और इन 22 विधायकों को कांग्रेस ने या ये कहें कि खरीद लिया। जयपाल सिंह मुंडा ने जो नेहरू जी ने जो वादे किए थे उस वादे के भरोसे पर कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय किया था, लेकिन वो जो वादा था, वो जो विलय था, जिस पर्पस को ध्यान में रखकर जयपाल सिंह मुंडा ने विलय किया था, वो उनके जीवन काल में ही उन वादों को नकारा जाने लगा। और
इस तरह से जो झारखंड पार्टी जो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में थी, और इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा जी को की का आलोचना भी की गई। जितने भी यहाँ के जो छोटे छोटे पार्टी थे इस बात से नहीं हो रहे, या और भी जो लोग थे सहमत नहीं थे इसके विलय के, और सभी अलग अलग टूट कर जो है अलग अलग फिर से छोटी छोटी पार्टियों में जो है वो विभक्त हो गए। और जो एक स्ट्रांग लीडरशिप थी, जो वो जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। और इस तरह से इसका जो विलय हुआ कांग्रेस के साथ, क्योंकि वो सभी लोग उस चीज़ से सहमत नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस में मिलें। लेकिन चूंकि वो नेता थे, लीडर थे उस समय, और उन्होंने ये फ़ैसला लिया, और स्पेशली ये फ़ैसला उन्होंने नेहरू जी के वादे के अनुसार लिया कि इन क्षेत्रों का विकास होगा, या और भी जितनी चीज़ें थी, समस्याएं थी। लेकिन वो जो उनका डिसीजन था पार्टी के लिए तो सही नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद ये पार्टी पूरी तरह से बिखर गई, टूट गई। और फिर से इसको बाद में जो है वो धीरे धीरे संगठित किया गया, और झारखंड के लिए बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे लोग फिर से मिले, और बाद में जो है वो फिर एक अलग राज्य का जो मांग इन्होंने रखी थी की थी, वो जो है वो बाद में चलकर बाकी और नेताओं के कंट्रीब्यूशन की वजह से, सहयोग की वजह से जो है यह जो है इस ये पूरा हो सका ये मांग। तो झारखंड का जो इलाका था, प्रॉब्लम क्या थी उस समय पॉलिटिक्स में, ये क्यों टूट गया, कैसे ये हो गया कि जो झारखंड का जो इलाका मूल रूप से क्या था, आदिवासियों का था। लेकिन धीरे धीरे जो है उन आदिवासी समुदायों और उनके साथ जो है सदियों से जो व्यक्ति रह रहे थे, रहने वाले जो अन्य समुदाय में जो है विभाजन शुरू हो गया। और विभाजन शुरू हो गया, जैसे कि जो लोग कुर्मी थे वो आदिवासियत से मुक्ति चाहते थे। जो दलित हिंदू वर्ग थे, जहाँ वर्ण व्यवस्था जो है, जो सब वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पे थे, तो रहने के बावजूद भी वो आदिवासियों से अपने आप को अच्छा समझने लगे, समाज का हिस्सा थी, उसको मतलब अच्छा श्रेष्ठ समझने लगे। और जो मुस्लिम समुदाय थे, वो मुस्लिम जो आबादी थी, वो भी जो है वो जो एक समाज का, आदिवासी समाज का एक हिस्सा थी, लेकिन मुसलमान बनने के बाद उनकी जो पहचान जो है वो बदल गई। और यहाँ के जो कुर्मी लोगों को ये समझाया जाता था उस समय, जो मतलब ये टूट जो हुई, अलग अलग जो पार्टियां बिखरी, उसके पीछे का मैं रीज़न बता रही हूँ। जो कुर्मी जो पार्टियां थी उनको ये समझाया जाता था कि वो जो हैं वो शिवाजी के वंशज हैं, और जो कोयरियों को यह समझाया जाता था कि वो मध्य बिहार से आने वाले प्राणी हैं। और मुसलमान तो जो थे वो धर्म के आधार पर अपना भविष्य जो है वो बाकी मुसलमानों के साथ जो है वो देखते थे। तो आज भी जो है उसी चीज़ को जो है हम लोग, दुख की बात ये है कि जो पॉलिटिक्स उस समय चली गई, वही चीज़ें आज भी दोहराई जा रही हैं, उसी चीज़ का शिकार आज के भी लोग हो रहे हैं, यहाँ के नेता। लेकिन वो सही चीज़ में उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में, किस तरह से राज्य के विकास के लिए जो है वो काम करना है। और जो हमारे जो राजनीतिज्ञ और नेता हुए, जिन्होंने इसके झारखंड के अलग राज्य की मांग से लेकर जो इतने बड़ा बड़ा योगदान और काम किया इसके लिए, तो उनके जो सपने थे कि एक आदिवासियों की एक अपनी अलग पहचान बने, उनका सारी दुनिया में सम्मान हो, इज्जत हो, उनको सारी सुविधाएं मिले, उनके समानता स्वतंत्रता सबकी रक्षा की जाए, उन्हें भी आगे खड़ा होने का हक मिले, और ऐसा नहीं कि वो समाज के सबसे पिछले तबके पर रहें। तो ये जो सपना देखकर जो अलग राज्य की जो मांग का जो सपना लोगों ने देखा, जयपाल सिंह मुंडा जी ने देखा, तो सफल तो हुआ, काफ़ी संघर्षों के बाद सफल तो हुआ 2000 में। लेकिन जो है आज भी जो है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे देखी जा रही हैं, और जो यहाँ के राज्य के विकास के लिए बाधक हैं। तो इस तरह से हमने देखा, ये एक छोटा सा ब्रीफ उनका जीवन परिचय और क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से वो जो एक छोटे से इलाके से निकलकर एक छोटा सा व्यक्ति जो है वो इतना बड़ा काम कर जाता है देश और समाज के लिए। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, या
आदिवासियों के हितों की बात हो, इन सभी में वो व्यक्ति जो है वो कितनी अपनी जो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसका जो सहयोग होता है वो करता है। वह चाहता तो एक अच्छी लाइफ जी सकता था, एक अच्छा प्लेयर था, एक अच्छा बाद में उसने राजनीति में जब प्रवेश किया तो एक अच्छे सीट से वो जीत कर कितनी बार एक नेता मतलब बन चुका था, तो उसकी जीवन बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन वैसे समय में भी उस व्यक्ति ने यहाँ की समस्याओं के बारे में सोचा, यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचा, और वहाँ पे बिखरी हुई जो समस्याएं थी उनको उनके निवारण के लिए जो है वो अपने जीवन के अंत तक जो है वो लड़ाई लड़ता रहा। तो वैसे जो विभूति हैं रियल में सम्मान के काबिल हैं और उन्हें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति अपने लाइफ में, जीवन में बहुत बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कुछ आदमी डिसीजंस लेता है, लेकिन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वह कुछ हानि चाहता है, वो कुछ अच्छे के लिए लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो गलत निर्णय साबित हो जाता है। इससे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको उसकी कमी नहीं होती, और हम उसको भुला नहीं सकते उसके अच्छे कामों को। आखिर वही वो पहला इंसान था जिसने जो है संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ बनकर उभरा, और आज जो भी स्थिति प्राप्त है झारखंड में या और भी जो भी आदिवासी राज्य हैं, तो वहाँ तो उसमें जो आज हम जो सुधार देख रहे हैं शायद उन्हीं प्रयासों का ये नतीजा है कि हम जो है वो उसकी ये स्थिति देख रहे हैं। तो ये था जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में उनकी संक्षिप्त जो जीवन परिचय थी जो मैंने आपके साथ चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल रख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सके, समझ सके। और चूँकि आपके एक सब्जेक्ट विषय है और स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि इस पेपर में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कैसे पढ़ें, तो उसको ध्यान में रखकर जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उसके माध्यम से मैंने आपको उनके बारे में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।